आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो एक लड़की बिना कुछ सोचे समझे गले में मंगलसूत्र पहन करके, मांग में सिंदूर भर के एक अनजान पुरुष की पत्नी बन जाती, वो भी अंधविश्वास के साथ। उसे यहाँ तक के नहीं पता है कि हमारे पति की नीयत क्या है, हमारे पति के विचार क्या है। फिर भी माँ बाप जिस बंधन में बांध देते हैं, वो लड़की उस बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाती है और पत्नी व्रत धर्म पूर्ण रूप से निभाती है। एक स्त्री के जो भी कार्य होते हैं, सारे कार्य करती है। उसके बाद भी कभी कभी हमें और आपको सुनने को मिलता है कि जो पति 7 फेरे घूम करके अपनी पत्नी के साथ अपने घर लाया, उसी पत्नी के साथ उसने क्राइम कर दिया, उसकी जान ले ली। हम आप देखते हैं कि पति पत्नी जब मोहब्बत करते हैं तो अपने घर की बत्ती बुझा देते हैं, लेकिन वही पति पत्नी जब कभी झगड़ा करने लगते हैं तो आसपास के मोहल्ले के 10-20 घरों की बत्ती जला देते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर मोहब्बत है, अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी कभी मन मुटाव तो होता रहता है। अक्सर करके देखते हैं कि उन्हीं घरों में क्राइम हो जाते हैं, तमाम अलग अलग तरीके की घटनाएं देखने को मिल जाती। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को आप सुनेंगे तो सोचने पर शायद विवश हो जाएंगे कि 4 महीने तक एक लाश इधर उधर बैग में पड़ी सड़ती रही। जब 4 महीने बाद बॉडी मिली, जब सच्चाई सामने आई तो सभी का कलेजा हिल गया, सभी की चीखें निकल गई कि एक दर्दनाक क्राइम को अंजाम दिया गया और इसी मोहब्बत के चलते। तो जैसा कि आप लोग आईपीएल का लुत्फ ले रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल सीजन 2024 जब से शुरू हुआ है, सभी लोग आईपीएल का आनंद ले रहे हैं। हम आप देख रहे हैं कि इसी आईपीएल में शुरुआत से लेकर के अब तक मुंबई इंडियंस 3 बार हार का सामना कर चुकी है। लगातार तीसरी हार परसों हुई और कल जो हमने आईपीएल देखा, उस आईपीएल में आरसीबी की हार हुई, लखनऊ की जीत हुई। तो लुत्फ लेते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। मुंबई की हार पर सवाल भी उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा कप्तान होते शायद ये नौबत ना आती। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा भी 0 पर आउट हुए परसों वाली मैच में। तो खैर, हम कहानी की तरफ रुख करते हैं कि आखिर ये घटना किस तरीके से हुई, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो 29 जनवरी 2024 को एक हरिद्वार का परिवार देहरादून पहुंचता है, पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में अपनी लड़की की गुमशुदगी दर्ज करवाता है। पुलिस जब छानबीन करने की कोशिश करती है तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी लोग शक के दायरे में आते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ होती है। लेकिन सबसे पहले उसके परिवार से पूछताछ होती है। परिवार के लोगों ने बताया कि हमारी लड़की से बात 26 दिसंबर 2023 से नहीं हुई। 26 दिसंबर 2023 को बात हुई थी, उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, ना तो कोई बात हुई है और ना तो किसी प्रकार की सूचना मिली है। जहाँ पर हमारी लड़की रह रही थी वहाँ पर हम लोग गए, लेकिन वहाँ जब पूछताछ की तो वहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि 26 दिसंबर के बाद कभी देखा ही नहीं गया यहाँ पर। तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, पुलिस भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन घर वालों के बताने के मुताबिक जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़की कभी कदार फ़ोन करती थी, डेली बात भी नहीं होती थी, और कभी कभी लगातार बात हो जाती थी, और वो अकेली रहती थी। कभी कभी बिना बताए अपने किसी दोस्त या सहेली के घर चली जाती थी, तो 2-2 3-3 महीने घर भी वापस नहीं जाती थी। तो इस तरीके से बताने के हिसाब से पुलिस सोचती है कि शायद हो सकता है कि कहीं चली गई होगी, कहीं अपनी सहेली के साथ घूमने चली गई होगी, नहीं तो कहीं किसी अन्य जगह पर घूमने चली गई होगी, शायद घूम करके वापस आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे टाइम गुजरता है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ परिवार आए दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगता है। आए दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने से थोड़ा पुलिस को भी घबराहट होती है कि शायद पता लगाना चाहिए कि एक लड़की महज 24 वर्ष जिसकी उम्र है, जिसका नाम है शाहनूर, अब शाहनूर गायब है तो इसका पता भी लगाना जरूरी है। पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। तो जिस संस्कृति विहार कॉलोनी देहरादून में वो लड़की रेंट पर मकान लेकर के रह रही थी, उस मकान पर पुलिस पहुंचती है। जब वहाँ पर पहुंचती है, वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है, तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग बताते हैं कि हाँ, 26 दिसंबर 2023 के बाद
वो लड़की कभी नहीं दिखी। आखिरी बार 26 दिसंबर 2023 को ब्यूटी पार्लर पर जहाँ काम करने जाती थी, वहाँ काम करने के लिए गई थी, वापस भी आई थी, लेकिन उसके बाद से अगली सुबह यानी कि 27 दिसंबर से वो नहीं दिखी। तकरीबन 3 महीने का समय गुजर गया, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर गया। तो धीरे धीरे और जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस काफ़ी बारीकी से सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, लेकिन टाइम काफ़ी गुजर गया था। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित मिले और कुछ नहीं भी मिले। लोकेशन ट्रस्ट की जाती है, उस लड़की के मोबाइल नंबर से कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती, कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो उसमें पता चलता है कि आखिरी बार उस लड़की ने राशिद से बात की थी। राशिद नाम का व्यक्ति था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में वो लड़की राशिद का बार बार नाम ले रही थी। तो सबसे पहले राशिद से पूछताछ करने की पुलिस सोचती है, लेकिन अब राशिद को जब तलाशा जाता है तो राशिद का कहीं पता नहीं था। लोग इतना कहते हैं कि हाँ, जब से वो लड़की गायब है तभी से राशिद भी गायब है। तो पुलिस पूछती है कि राशिद आखिर था कौन। तो जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि वो लड़की और राशिद एक ही मकान पर रहते थे। रेंट पर उन लोगों ने मकान ले रखा था। पहले तो ये दूसरी जगह पर रहते थे, लेकिन जब से वो लड़का आया, उस लड़के से उसकी दोस्ती हुई, तब से ये लोग संस्कृति विहार कॉलोनी में रहने लगे थे और काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था और बड़ी मोहब्बत से ये दोनों रहते थे। एक ही साथ में खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ था। तो जब ये बात घर वालों को पुलिस बताती है तो घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घर वाले कहते हैं कि ऐसी हमारी लड़की थी ही नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं। लेकिन पुलिस का काम है तहकीकात करना। तो पुलिस इन सब चीज़ों को इकट्ठा करती रहती है। अब पुलिस का सारा फोकस उस लड़के की तरफ चला जाता है, क्योंकि ना तो कोई सबूत था और ना तो कोई बताने वाला था, ना कोई गवाह था। तो उस आधार पर पूरा शक उस लड़के राशिद की तरफ चला जाता है। पुलिस सोचने लगती है कि हो सकता है कि घर वाले ना चाहते हों, तो उस लड़की ने भागकर राशिद के साथ शादी कर ली हो। लेकिन फिर एक डाउट होता है कि इनको कोई दिक्कत तो थी नहीं, घर वालों को पता भी नहीं था, ये लोग आराम से अकेले रह रहे थे, तो भागने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। इन्हीं सोच विचारों के साथ पुलिस तलाश करने लगती है राशिद की, कि अगर राशिद मिल जाए तो हो सकता है कुछ सबूत मिले, हो सकता है उसे कुछ जानकारी हो या उसके साथ में ही वो लड़की हरिद्वार की रहने वाली थी और वो जो लड़का राशिद था, राशिद मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। तो मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है। अगर रोड से जाया जाए तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो पुलिस सोचने लगती है कि ज़्यादा दूरी भी नहीं, हो सकता है कि राशिद अपने साथ उसको अपने घर में रखा हो। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है मुजफ्फरनगर। जब मुजफ्फरनगर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ उनके घर वालों से पता किया जाता है। तो घर वाले बताते हैं कि राशिद घर पर भी नहीं है, राशिद का कुछ हमें भी अता पता नहीं है, काफ़ी दिनों से वो घर भी नहीं आया है। तो फिर पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। पुलिस सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का गया कहाँ। हो सकता है किसी ने दोनों को मार दिया हो और ये भी हो सकता है कि राशिद ने उस लड़की को ख़त्म कर दिया हो और गायब हो गया हो। अब डाउट ही डाउट था और कुछ भी नहीं था। कहीं उस लड़की के ऊपर डाउट और कहीं उस लड़के के ऊपर डाउट। आखिर पुलिस करती भी तो क्या करती। अब उस लड़के की तलाश जारी रहती है। पुलिस अपने मुखबिर लगा देती है, जगह जगह पर मुखबिर लगा दिए जाते हैं और पुलिस अपनी तहकीकात करती रहती है। जिस तरीके से पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, बराबर वो अपनी तहकीकात में लगी रहती है। उधर मुखबिर लगा दिए जाते हैं कि हो सकता है वो राशिद नाम का लड़का कभी इस कॉलोनी की तरफ या कभी इस शहर की तरफ घूमने आ जाए। मुखबिर लगे रहते हैं। आखिरकार एक दिन राशिद की शक्ल का एक लड़का शालीमार में दिखाई देता है। तो मुखबिर ऑलरेडी पहले से लगे हुए थे, पुलिस को मुखबिर बताते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और मुखबिर के मुताबिक उस लड़के को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उससे पुलिस नाम पूछती है तो बहुत डर जाता है और वो नाम बताता है राशिद। अब पुलिस कोतवाली लेकर के उसे पहुंचती है, कोतवाली में पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। जब तैयार नहीं होता है तो पुलिस का काम है सत्य को उगलवाना। पुलिस अपने तरीके से बात उससे करने लगती है, काफ़ी छकाता है। काफ़ी छकाने के बाद आखिरकार राशिद टूट जाता है।
राशिद कहता है कि हम उस लड़की के साथ बराबर रहते थे, अब आप लोग हमारे साथ चलिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर वो लड़की कहाँ है। अब पुलिस उसके इशारों पर चल देती है, गाड़ी में बैठता है वो पुलिस के साथ में, जिस तरह वो बताता है उस तरफ पुलिस उसको लेकर के जाती है। तो देहरादून से एक सुनसान रास्ता होता है जो सहारनपुर को जाता है। देहरादून से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक आशा रोडी नाम की जगह है, उस जगह पर ले जाता है। घना जंगल होता है, सुनसान एरिया होता है। तो पुलिस से कहता है कि आप लोग अपनी गाड़ी रोड से कच्चे रास्ते पर उतार। पुलिस उसके इशारे पर चल रही थी, पुलिस वही करती है। पुलिस को ये घना जंगल देखकर ऐसा लगता है कि एक लड़की यहाँ कैसे हो सकती है। उसने जिंदा और मरने की बात तो कोई की नहीं थी, वो मिलाने के लिए लाया था। तो पुलिस फिर सोचने लगती कहीं ये भागने की फिराक में तो नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस को उसके इशारे पर चलना था क्योंकि सहनूर का पता लगाना था। पुलिस कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो कहता है कि गाड़ी यहीं पर रोक दी। पुलिस गाड़ी वहीं पर रोक देती है, सभी लोग उतर लेते हैं गाड़ी से नीचे। उतरने के बाद अब वो अकेले चलने लगता है। थोड़ी दूर बढ़ता है, पुलिस पीछे पीछे होती है, हाथ से इशारा करता है एक झाड़ी की तरफ कि इस झाड़ी के पास जाइए, वहां पर एक बैग होगा और सहनूर उसी बैग के अंदर मिले। सहनूर की मुलाकात उसी बैग से हो जाएगी। उसी बैग में अगर आप चैन खोल करके देखेंगे तो सहनूर मिल जाएगी। पुलिस वहां पर पहुंचती है, थोड़ा सा चैन खोल कर देखती है, खतरनाक दुर्गंध, सड़ी गली लाश देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चैन वापस फिर बंद कर दिया जाता है। उस बैग को उसी तरीके से, बैग भी काफी सड़ गया था, नीचे से सड़ने लगा था क्योंकि 3-4 महीने की बात हो चुकी थी। बैग को गाड़ी में रखा जाता है और लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उस बैग के अंदर कुछ सामान होता है, उस सामान को उसके माँ बाप को दिखाया जाता है। सहनूर के माँ बाप उस सामान को पहचान लेते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी सहनूर का ये सामान। इस तरीके से पहचान हो जाती है सहनूर की। उसके बाद जो वो कहानी सुनाता है, वो कहानी बहुत खतरनाक थी। प्यार में, मोहब्बत में, और इस क्राइम को बहुत ही शातिर तरीके से पुलिस को भी चकमा दे करके छिपते छिपाते हुए ना जाने किस तरीके से इस क्राइम को अंजाम तक पहुंचाया गया। फिर ये पुलिस से अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहने लगता है मैं एक दिन अपने दोस्त से बात करना चाहता था, दोस्त का नंबर हमारे पास था लेकिन नंबर सेव नहीं था, और मुझे कुछ कुछ जो गिनती थी उसके कांटेक्ट नंबर की वो हमें याद थी, लेकिन पूर्ण रूप से उसका वो नंबर हमें याद नहीं था। तो मैं ट्राई कर रहा था, तो अचानक से एक लड़की के पास फ़ोन पहुंच जाता है। वो लड़की जब फ़ोन रिसीव करती है तो मैं कहता हूं कि मुझे अपने दोस्त से बात करना, उसका मैं नाम लेता हूं। तो कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है। फिर वो फ़ोन काट देती है। जब वो फ़ोन काट देती है, फिर उसकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ उसकी बहुत मीठी थी, मेरे दिल को वो छू गई, काफ़ी अच्छी लगी आवाज़ जब अच्छी लगी तो अपने दिल को हमने थामने की कोशिश की। दिल को थाम करके एक बार फिर हमने ट्राई किया। जब एक बार फिर हमने ट्राई किया तो फिर से वो लड़की बोली। तो हमने कहा कि पहले तो हमने आपके पास फ़ोन किया था तो रॉन्ग नंबर था, लेकिन अब की बार रॉन्ग नंबर नहीं है। आपकी आवाज़ हमें बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने कॉल बैक कर दिया। तो कहता है वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत गजब की थी, बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट का जब हमने एहसास किया तो मुस्कुराहट हमारे कलेजे को चीर रही थी। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। मैं आनंदित हो गया, मेरे शरीर में फुल एनर्जी आ गई। उसके बाद फिर से तीसरी बार हमने ट्राई किया तो वो लड़की भी प्यार से बात करने लगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे ये सिलसिला मोहब्बत का यहीं से शुरू हो गया। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ
कि एक दूसरे के बिना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, समय नहीं कट रहा था, कहीं मन नहीं लग रहा। तो हम लोगों ने मुलाकात करने की सोची। फिर अपने घर से मैं देहरादून के लिए चला आया। यहाँ पर जब लड़की से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। तो देहरादून में हमने भी एक रेंट पर रूम लिया। उस रूम में जब रहने लगे, थोड़ा टाइम और गुजरा, तो सहनूर से हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि जब एक साथ हम दोनों को अच्छा लगता है, एक दूसरे के बिना दोनों का टाइम नहीं कटता है, तो क्यों ना एक मकान ले लिया जाए और उस मकान में आराम से दोनों लोग रहा जाए। तो सहनूर तैयार हो जाती है। तो उस जगह को छोड़ करके संस्कृति विहार कॉलोनी हम लोग आते हैं और संस्कृति विहार कॉलोनी में एक मकान लेते हैं और मकान पर आराम से रहने लगते हैं, एक साथ बराबर रहते हैं। धीरे धीरे टाइम गुजरता रहता है। जब टाइम गुजरता है, टाइम के साथ साथ उसकी जो टाइमिंग थी ब्यूटी पार्लर जाने की, वो हमें चुभने लगी, वो हमें बहुत दर्द देने लगे। मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि एक पल का समय नहीं कट रहा था। और ये लड़की कभी रात में 2 बजे आती थी, कभी 3 बजे आती थी, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और कभी कभी आती ही नहीं थी। तो कहता है कि धीरे धीरे जब इश्क का बुखार उतरने लगा, तो हमने बात करने की सोची। हमने कहा कि आखिर आप इतना लेट क्यों आती? तो कहने लगती है कि शादियों का काम होता है, शादियों में हम जाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, किसी पार्टी में चले जाते हैं उसमें टाइम लग जाता है। तो कहने लगता है कि हमने उनसे बात करने की सोची कि शादियों का टाइम एक होता है, रात में 10 या 11 बजे सारा काम खत्म हो जाता है, फिर इतना लेट क्यों आप आती हैं? तो सहनूर कहने लगती है कि इन दुनियादारी की बातों से आपसे क्या लेना देना है, इन सब चीज़ों से आपसे क्या वास्ता है। हम आप साथ में रह रहे हैं, दोनों लोग खुश हैं, बस इतना ही काफ़ी है। हमारा काम है, हम अपना काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं। तो लड़का कहता है कि बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब 26 दिसंबर का दिन आता है, इस सुबह निकल जाती है, पूरा दिन तो आती ही नहीं है, और रात के लगभग 2:30 बज जाते हैं। ये 2:30 बजे वापस आती है। हम बराबर इंतजार करते हैं। जब ये 2:30 बजे वापस आती है तो गुस्सा हमारे शरीर में इतना ज़्यादा था कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाता। मैं उसके ऊपर भड़क जाता हूँ। मैं कहने लगता हूँ कि इतना लेट आने का क्या रीज़न है, आखिर क्या कारण है, आप इतना लेट क्यों डेली आती? मैं काफ़ी ज़्यादा भड़क गया, तेज़ आवाज़ में उससे बात करने लगा। जब तेज़ आवाज़ में बात करने लगा तो उसने घूम करके एक थप्पड़ हमारे गाल के ऊपर दे दिया। वो थप्पड़ बहुत ही दर्दनाक था। उस थप्पड़ से बहुत तगड़ा आघात लगा। मैं अपने आप को कंट्रोल न कर पाया और उसकी गर्दन हमने पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद उस गुस्से में इतनी देर तक गर्दन पकड़े रहा, इतनी जोर से गर्दन दबाई कि उसकी चीखें निकल गई, उसकी जान निकल गई। और जब मुझे लगा कि शायद हमारे हाथों से क्राइम हो गया है, शायद हमारे हाथों से किसी का कत्ल हो गया, एहसास हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत पश्चाताप की अग्नि में डूब गया। लेकिन क्या था, जो होना था वो हो गया। और अक्सर यही होता भी है कि जब कोई क्राइम हो जाता है तभी लोगों को याद आता है कि हमने शायद गलत कुछ कर दिया। वही होता है। अब कहता है कि इस बॉडी को ठिकाने लगाना था, अगर बॉडी को ठिकाने न लगाते तो आसपास के लोग जानते पहचानते थे। अगर मैं ऐसे ही भाग जाता तो शायद पकड़ा जाता। फिर कहने लगा कि मार्केट में गया, मार्केट में विशाल मेगा मार्ट के अंदर जब घुसा तो बैग तलाशने लगा। तो बहुत बड़ा सा बैग मुझे दिखा। उस बैग को हमने ले लिया। बैग लेने के बाद पॉलीथीन खरीदी और घर वापस आ गया। तो कहने लगा सबसे पहले उस बॉडी के हाथ पैर बांध दिए, पीछे से हाथ घुमा दिए और पैर मोड़ दिए। मोड़ने के बाद हाथ और पैर एक में बांध दिए। बांधने के बाद पॉलीथीन में लिपटा दिया। लिपटाने के बाद उस बैग के अंदर शिफ्ट कर दिया, ठूंस दिया। ठूंसने के बाद चैन बंद किया। अब दिन में ले जाना चाहता था। फिर हमारे मन में आया कि शायद दिन में ले जाना गलत होगा, रात में ठीक रहेगा।
जब शाम हुई तो सोच ही रहा था कि मन में फिर एक डाउट आता है कि रात में तो कहीं भी पुलिस रोक सकती है, जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है, हर चौराहे पर पुलिस मिलेगी, और इतना बड़ा बैग स्कूटी में ले जाना, और स्कूटी जो थी वो सहनूर की थी, ये दोनों स्कूटी से चलते थे। तो कहने लगा कि स्कूटी से एक बड़ा सा बैग ले जाना मतलब पुलिस को तुरंत डाउट हो जाएगा, रात में अगर जाएंगे पकड़े जाएंगे। फिर ये सोचने लगा कि क्यों ना दिन का फ़ायदा उठाया जाए, दिन में लोग आते जाते रहते हैं और बड़े बड़े बैग भी लेकर के जाते रहते हैं, पुलिस भी शक नहीं करेगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो कहने लगा कि दिन में उस बैग को हमने स्कूटी पर रखा और स्कूटी से पूरे शहर को हमने क्रॉस कर दिया। किसी ने कुछ ना तो पूछने की कोशिश की, ना तो किसी ने रोकने की कोशिश की, और सीधे उसी सुनसान एरिया में ले जा करके उस बैग को उसी झाड़ी में हमने फेंक दिया। तो इतनी ही कहानी थी, इसे सलाखों के पीछे भेजा जाता है। अब देखना यह है कि अदालत में इसे पेश किया जाएगा। ये घटना है 30 मार्च 2024 की, हालांकि अभी 2 से 3 दिन का टाइम हुआ है। अब आगे क्या होता है ये तो उसे एहसास हो चुका होगा कि आगे हमारे साथ आखिर पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा। इस घटना से लेना चाहूँगा इजाज़त, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।